मैं आपका फिर स्वागत करती हूँ अपने चैनल इंग्लिश 360 डिग्री पे। और आज मैं आपके लिए फिर लेके आई हूँ DSSB की इंग्लिश TGT और PGT की टेस्ट सीरीज। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ लिटरेचर के क्वेश्चंस, 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो टुडे इट्स माय टेस्ट नंबर 10। आज मेरे टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 10 है और उसका लेक्चर नंबर 1 है। एंड अगर आपका ये लेक्चर मिस होता है, यू कैन डाउनलोड अवर A1 ऐप। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा लेक्चर इसको रिपीट में देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। जो ऑटोबायोग्राफी है किसकी? अननोन इंडियन की। इज रिटन बाय होम। किसने लिखी है ये ऑटोबायोग्राफी? ए नीरज सी चौधरी, बी R.K. नारायण, सी शशि थरूर या डी मुल्कराज आनंद। ये लिखी है नीरज सी चौधरी ने। और नीरज सी चौधरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इन्हें मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड। इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। किस चीज़ के लिए मिला है? फॉर द बायोग्राफी स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए। सो ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड कौन से ईयर में? 1957। इन 1957 फॉर हिज बायोग्राफी, जो उन्होंने एक बायोग्राफी लिखी है, स्कॉलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। So we will go with the option number A. Question number 2. Athwart is a poetic word that suggests which of the following meanings in poetry. Athwart जो एक poetic word है, ये क्या suggest करता है? Athwart it suggests, इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब है A around या B near, C across या D far. It means across. C. So हमें ये टर्म कहाँ मिलती है? We find this term in सरोजनी नायडू's poem. ये जो टर्म है ऑथवॉट, ये हमें पाई गई है सरोजनी नायडू की पोयम में। और उनकी वो पोयम है क्रेडल सॉन्ग। क्रेडल सॉन्ग पोयम में हमें ये वर्ड मिलता है ऑथवॉट। उसकी मैं लाइन अभी आपको बताऊंगी। सो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जानने का है वो है वी फाइंड दिस वर्ड इन सरोजनी नायडू's पोयम कौन सी पोयम में मिलता है ये हमें वर्ड? क्रेडल सॉन्ग में हमें ये मिलता है वर्ड। ठीक है। एंड जो लाइन इस वर्ड को बताती है, कौन सी लाइन है इस पोयम की जिसमें ऑथवॉट ये वर्ड आता है? फ्रॉम ग्रूव्स ऑफ स्पाइस for over field rice athwart the lotus dream. So these
आर द लाइन्स फ्रॉम द पोएम क्रेडल सॉन्ग. क्रेडल सॉन्ग में से ये लाइन है, फ्रॉम ग्रूव्स ऑफ स्पाइस ओवर फील्ड राइज ऑथवॉट द लोटस ड्रीम. सो इन लाइन्स में से इन्होंने ये वर्ड लिया है, कौन सा वर्ड? ऑथवॉट, जिसका मतलब है अक्रॉस. सो दिस इज द सरोजिनी नायडूज पोएम. आंसर इज सी. Question number 3. Frankenstein, a Gothic romance, was written by whom? फ्रैंकेनस्टीन जो है एक गॉथिक रोमांस है और वो किसने लिखा है? अगर आपने गेस कर लिया है तो इसका आंसर है डी, मैरी शेली. मैरी शेली कौन थी? पीबी शेली की वाइफ थी एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ विलियम गॉडविन. ये डॉटर थी विलियम गॉडविन की. और विलियम गॉडविन कौन थे? जो पीबी शेली हैं उनके पॉलिटिकल गुरु थे, उनके गुरु थे. तो मैरी शेली who was she? She was the wife of P.B. Shelley, and she was also the daughter of William Godwin. This work got published in, ये वर्क कब पब्लिश्ड हुआ? दिस वर्क got published in 1818 में पब्लिश्ड हुआ. दिस इन 1818 1818 में ये वर्क पब्लिश्ड हुआ था. और इस वर्क में फ्रैंकेनस्टीन में जो प्रोटोगेनिस्ट था, यानी कि जो हीरो था फ्रैंकेनस्टीन का, वो कौन था? विक्टर फ्रैंकेनस्टीन उसका नाम था. सो जो फ्रैंकेनस्टीन का हीरो था, प्रोटोगेनिस्ट, वो था विक्टर. प्रोटोगेनिस्ट मीन्स हीरो वाज विक्टर फ्रैंकेनस्टीन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 4. Alone, alone, all alone. Alone, alone, all alone, alone on a wide, wide seal. These famous lines by Coleridge are from his poem. So, these lines are from which poem of Coleridge? Frost at Midnight, B. Kubla Khan, C. Christabel, or D. The Rime of the Ancient Mariner. So the correct answer is D. The Rime of the Ancient Mariner. और The Rime of the Ancient Mariner के बारे में मैं आपको पहले भी बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ कि it is the first poem of the lyrical ballads. जो lyrical ballads है उसकी ये पहली पोएम थी, जो कि किसने लिखी थी? S.T. कॉलरिज ने लिखी थी 1798 में. ठीक है. और इस चीज में आप कोई चीज नजर आ रही है? ए ए ए ए ए. व्हाट इज दिस? दिस इज एलिट्रेशन. कौन सी डिवाइस यूज हुई है? एलिट्रेशन डिवाइस यूज हुई है. और एलिट्रेशन में भी वॉवल की रिपीटिशन है. तो जब वॉवल रिपीट होता है, जब वॉवल खुद को रिपीट करता है, तो वो क्या कहलाता है? एसोनेंस कहलाता है. ठीक है. अगर यहाँ पे इसकी जगह कोई कॉन्सोनेंट रिपीट होता तो हम उसको कॉन्सोनेंस कहते. ठीक है. एलिट्रेशन हो गया क्योंकि ए बार बार रिपीट हो रहा है. और दूसरी बात कि दिस पोएम, जो ये राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है, फर्स्ट पोएम है ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसकी? लिरिकल बैलेड्स की. जो कि कब पब्लिश्ड हुई है? पब्लिश्ड इन 1798.
So answer will be D, the rhyme of the ancient mariner. Question number 5. The word blith in English poetry suggests which of the following meanings? Blith, spirit, याद है मैंने एक पोयम पहले की अपनी लाइव क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाई थी. ब्लिथ स्पिरिट वर्ड आया था पोयम में, एंड ब्लिथ स्पिरिट मीन्स हैप्पी. ब्लिथ मीन्स हैप्पीनेस. सो द वर्ड ब्लिथ मीन्स हैप्पीनेस. द ऑप्शन विल बी आंसर बी. एंड ये वर्ड हमें कहाँ मिलता है ब्लिथ? दिस वर्ड वी फाइंड इन find blith word in P.B. Shelley's poem Ode to Skylark and Wordsworth poem वर्ड्सवर्थ की पोयम क्या है? टू द कुकू. सो ये ब्लिथ वर्ड कहाँ पाया जाता है? एक तो हमें पाया जाता है पीबी शैली की पोयम में ओड टू द स्काईलार्क में, और एक ये वर्ड पाया जाता है वर्ड्सवर्थ की पोयम टू द कुकू में. दो जगह ये वर्ड पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 6. A doctrine often found in English poetry which identifies God with the universe or regards the universe as a manifestation of God is called. So a doctrine क्या होता है? डॉक्ट्राइन मतलब वो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि ऑफन फाउंड इन, जो कि इंग्लिश पोएट्री में पाया जाता है, और जो वो कंसेप्ट जो क्या कहता है कि गॉड ही सब कुछ है और सब कुछ ही गॉड है, एंड ऑल इज गॉड. सो कौन सा ऐसा कंसेप्ट है इनमें से? सबसे पहले बेटा वर्ड्स को ना थोड़ा ब्रेक करके भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि पहला ही वर्ड देख लो, पैंथीज़म. पेन मीन्स, मैंने आपको पहले जब अपने लेक्चर्स में अपनी बुक में मैंने बताया था कि पेन का मतलब ऑल होता है. सो पेन मीन्स ऑल, थी मीन्स गॉड, और इज़म मीन्स हुड. सो पैंथीज़म मीन्स ऑल गॉड, यानी कि एवरीथिंग इज गॉड. सो आंसर विल बी ए. जो कंसेप्ट पैंथीज़म का कंसेप्ट है वो कहता है पैंथीज़म की गॉड ही सब कुछ और सब कुछ ही गॉड है. क्वेश्चन नंबर 7. हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंग्लिश पोएट्री? जो इंग्लिश पोएट्री है उनके फादर कौन है, उनके पिता कौन है? आप सबको पता है द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री इज सी जेफरी चॉसर, एंड और पोएट्री के सेकंड फादर कौन है? सेकंड फादर ऑफ पोएट्री इज एडमंड स्पेंसर. एडमंड स्पेंसर इज द सेकंड फादर ऑफ पोएट्री. और जैसा कि हम पोएट्री की बात कर रहे हैं और हम इंडिया में बैठे हैं, तो अगर ये पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर पोएट्री के फादर कौन है, सो फादर ऑफ इंडियन पोएट्री इज, इंडिया की पोएट्री के फादर कौन है बेटा? उनका नाम है नजीम एज़िकिल. नजीम एज़िकिल हमारे इंडियन पोएट्री के पिता हैं, यानी फादर हैं.
ठीक है। और मदर किनको कहा जाता है? इंडिया की पोइट्री की मदर कौन है? मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन पोएट्री। उनका नाम बेटा क्या है? कमला दास। कमला दास है मॉडर्न इंडियन पोएट्री ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 8, a person who seeks to convert others to the Christian faith, especially by public preaching, is known as, वो पर्सन, वो लोग जो दूसरे लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हैं, वो लोगों को क्या कहते हैं? स्पेशली बाय पब्लिक प्रीचिंग, यानी कि पब्लिकली आके लोगों को वो इन्फ्लुएंस करते हैं और उनका धर्म जो है वो कन्वर्ट करवाते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? They are known as an evangelist. C. So ये करेक्टर जो है इवेंजलिस्ट, ठीक है, दिस करेक्टर, ये करेक्टर कहाँ अपीयर करता है? दिस करेक्टर अपीयर्स इन जॉन बनियंस Pilgrim's Progress. ये हम इस बात पे हमें ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि ये वर्ड जो है एन इवेंजलिस्ट, ये वर्ड कहाँ पे अपीयर किया है? तो ये वर्ड अपीयर करा है जॉन बनियन की कौन सी बुक? पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के अंदर ये वर्ड आया है, एन इवेंजलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द मेडिवल पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज फ्रॉम विच पीरियड टू विच पीरियड? जो मेडिवल पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर का, वो कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक के बीच में माना जाता है? इसका जो हमने डिस्कशन है वो अपने टॉपिक में, अपनी ऐप पे हमने किया था। कौन से टॉपिक में? एज एंड सेंचुरी टॉपिक में हमने डिस्कस किया है, और इसका आंसर है फ्रॉम 5th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी। Who among the following Indian writers was the first recipient of साहित्य अकेडमी अवार्ड? इंडियन यानी कि जो हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया के जो राइटिंग्स हैं उसमें सबसे क्या कहते हैं, फर्स्ट जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड इनमें से किसको मिला है? ए महाश्वेता देवी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी विक्रम सेठ, या डी आर के नारायण? बेटा आपका आंसर है डी आर के नारायण। इनको मिला है फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1960। इनको मिला है यह साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1960। और ये किसके लिए फेमस है? फेमस एज क्या फेमस है? ये इंडियन रीजनल नॉवलिस्ट के रूप में फेमस है, इंडियन रीजनल नॉवलिस्ट। और इनका रीजन कौन सा था? मालगुडी। ठीक है, इंडियन रीजनल नॉवलिस्ट के रूप में फेमस है। और कौन से रीजन के नॉवलिस्ट थे ये? इनका रीजन था, हिज रीजन वॉज मालगुडी। Moving to question number 11, Dash was the god in Greek mythology known for music and poetry. वो कौन से गॉड हैं जो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर में फेमस हैं? किसके लिए? म्यूजिक के लिए और
पोइट्री के लिए। कौन से गॉड म्यूजिक एंड पोइट्री के माने जाते हैं, बताइए। आंसर है बी, अपोलो। सो अपोलो वॉज द गॉड फॉर म्यूजिक एंड पोएट्री। अपोलो म्यूजिक, पोएट्री, लव के गॉड हैं। और जरा इन पे भी नजर डाल लेते हैं। नेपच्यून है फर्स्ट, ये किसके गॉड है, ही इज द गॉड ऑफ, किसके गॉड है, रेन के गॉड है। उसके बाद आर्टिमिस, आर्टिमिस क्या है, ये है सिस्टर है, सिस्टर ऑफ अपोलो, सिस्टर है अपोलो की और गॉडेस है, एंड गॉडेस ऑफ चेस्टिटी। ठीक है, एंड ऑल्सो शी इज द प्रोटेक्टर ऑफ चाइल्ड, प्रोटेक्टर ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग द बर्थ। एंड लास्ट इज म्यूजिस, म्यूजिस, म्यूजिस क्या है, गॉडेस ऑफ नॉलेज। ये गॉडेस है नॉलेज की, गॉडेस ऑफ नॉलेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। न्यू एपोकलिप्स मूवमेंट was a reaction against the politically oriented machine age literature and realist poetry in 1930s. So न्यू एपोकलिप्स मूवमेंट क्या है, सबसे पहले एपोकलिप्स क्या है। एपोकलिप्स मतलब होता है प्रलय, विनाश, ठीक है, महाविनाश। एपोकलिप्स मतलब विनाश। और न्यू एपोकलिप्स मूवमेंट जो है, it is, this word is taken from, it is taken from the short-lived movement. So it is a short-lived movement, short-lived movement है ये। और ये कहाँ से लिया गया है, taken from the anthology, taken from एंथोलॉजी। कौन सी एंथोलॉजी से लिया गया ये, द न्यू एपोकलिप्स। विच वॉज, और इसी को एडिट किया गया था, किसने एडिट किया था, हेनरी ट्रीस एंड जे एफ Henry, which was edited by Henry Trees and J.F. Henry. Question number 14. In this horror gothic story, the narrator, after narrowly escaping the razor-edged blade of a swinging pendulum, so एक गॉथिक स्टोरी है, भूत वाली स्टोरी, जिसमें क्या होता है कि जो द नरेटर जो है वो क्या करता है, रेजर एज ब्लेड ऑफ अ स्विंगिंग पेंडुलम इज फोर्स्ड टुवर्ड्स द पिट बाय द हॉट मेटल डंजन वॉल्स दैट आर क्लोजिंग। हु इज द ऑथर, जो जिसमें एक रेजर एज ब्लेड होता है, स्विंगिंग पेंडुलम होता है गॉथिक्स भूत वाली स्टोरी में, और हॉट मेटल की डंजन वॉल्स बनी होती हैं। तो सबसे पहले ये जो लाइंस हैं, जो ये बातें बताई गई हैं हॉरर वाली, ये किस स्टोरी से बताई गई हैं, स्टोरी का नाम क्या है, क्या नाम है स्टोरी का, द इट एंड द पेंडुलम। एंड द पेंडुलम by Edgar Allan Poe. In 1843. Question number 15.
नेम द राइटर हु सेड वुमेनिस्ट इज टू फेमिनिस्ट एज पर्पल इज टू लेवेंडर। कौन सा ऐसा राइटर है जिसने ये कहा है कि जो वुमेनिस्ट है वो इज टू फेमिनिस्ट, यानी कि वुमेनिस्ट का कंपैरिजन किया है फेमिनिस्ट से, एंड पर्पल जो कलर है वो किसका होता है, लेवेंडर का। सो वुमेन में होता है फेमिनिज्म एंड पर्पल कलर किस में होता है, लेवेंडर फ्लावर में। सो वी हैव टू टेल नेम ऑफ द राइटर हु सेड वुमेनिस्ट इज टू फेमिनिस्ट। किसने, कौन से राइटर ने ये बात कही है? सो आंसर विल बी डी, एलिस वॉकर। Question number 16. In this novel of ideas, the main character Beavis goes to the Mexico to fight a revolution, but then adopts Buddhism and becomes a pacifist. Identify the novelist and the novel. So, बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया जाता है और एक्सेप्ट करने के बाद एक पैसिफिस्ट बन जाता है। कौन बन जाता है? करेक्टर का नाम है बेविस, जो कि कहाँ जाता है, मैक्सिको। कौन सी प्लेस में जाता है? मैक्सिको में जाता है और एक लड़ाई लड़ता है, एक रेवोल्यूशन लड़ता है। उसके बाद वो क्या एक्सेप्ट कर लेता है, कौन सा धर्म मान लेता है? बुद्धिज़्म धर्म को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, सो आंसर विल बी सी, एल्डस हक्सले। एल्डस हक्सले की नॉवल है ये, और नॉवल का नाम क्या है? आइलेस इन गाजा। जो ये करेक्टर है बेविस, और ये जो पूरी कहानी है इसकी बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट करने की, ये कौन सी कहानी है? इस कहानी का नाम है आइलेस इन गाजा। ये आइलेस इन गाजा की कहानी है जो कि एल्डस हक्सले का वर्क है। ठीक है, और कब पब्लिश हुआ है? इन 1936 में ये वर्क पब्लिश्ड हुआ है। एंड इसका टाइटल कहाँ से लिया गया? आइलेस इन गाजा। ये हेडिंग कहाँ से ली गई है? फ्रॉम, इट इज टेकन फ्रॉम, टाइटल जो है फ्रॉम मिल्टन्स क्लोजेट ट्रेजेडी सैमसन एगोनिस्ट जो है मिल्टन की एक बहुत फेमस ट्रेजेडी है। उसमें से ये, उसमें एक लाइन आती है, ठीक है, उस लाइन में से ये टाइटल लिया गया है, आइलेस इन गाजा। सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइलेस इन गाजा कहाँ से लाइन ली गई है, टाइटल? तो मिल्टन की ड्रामा सैमसन एगोनिस्ट में से एक लाइन थी, डायलॉग था, उसमें से ये आइलेस इन गाजा लिया गया। क्वेश्चन नंबर 17. Which amongst the following novels deals with the partition of India and Pakistan? इंडिया और पाकिस्तान, जब इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मुस्लिम्स जब पाकिस्तान में चले गए एंड इंडिया एक सेपरेट नेशन का पार्ट बन गया, तो उस समय इनमें से कौन सा है जो उस नॉवल लिखा गया था? डील्स विद द पार्टीशन। ए गौरा, बी द डार्क डांसर, सी अ बेंड इन द, डी सम इनर फ्यूरी। सो द आंसर इज अ बेंड इन द गंगास। सो this is the work by मनोहर मंगोलकर। मनोहर मंगोलकर का वर्क है ये, और कब पब्लिश्ड हुआ ये वर्क? पब्लिश्ड इन 1964। में ये वर्क पब्लिश हुआ। Question number 18. Which of the following, one of the following book is not written by विक्रम सेठ? इनमें से कौन सी बुक है जो कि विक्रम सेठ की नहीं है, उनका वर्क नहीं है? नॉट मीन्स कि जो वर्क नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन कौन से उनके वर्क हैं। टू लिव्स, अ सुटेबल बॉय, बिस्टली
टेल्स द गोल्डन हाउस इज नॉट द वर्क ऑफ विक्रम सेठ. ये किसका वर्क है? दिस इज द वर्क बाय द गोल्डन हाउस इज अ वर्क बाय सलमान रश्दी. सलमान रश्दी का वर्क है जो कि कब लिखा गया है, कब पब्लिश्ड हुआ है? 2017 में. क्वेश्चन नंबर 19. हु वॉज द फर्स्ट अमेरिकन? कौन पहला अमेरिकन था टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? जिन्होंने नोबेल प्राइज विन किया था, फर्स्ट अमेरिकन. सो ही वॉज सिनक्लियर लुइस, यानी ऑप्शन नंबर डी, सिनक्लियर लुइस. और कब मिला था उनको नोबेल प्राइज? in 1930 this American author got the Nobel Prize. Next question. 20. Which among the following was a comic book about the death whose title character is modeled on the self-destructive lyric poet Delmore Swits? So कौन सा इनमें से कौन सा ऐसा कॉमिक हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ कॉमिक बुक? ऐसी कौन सी इनमें से कॉमिक बुक कौन सी है जो कि किसकी बात करती है? बुक अबाउट डेथ, अ कॉमिक बुक अबाउट डेथ हुज टाइटल कैरेक्टर, जिसका टाइटल कैरेक्टर क्या है? मॉडल्ड ऑन द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लिरिक पोएट डेलमोर स्विट्स. सो ऑप्शन विल बी डी, द सेमलर्स प्लैनेट. No, it is Humboldt's gift. Question number 21. Identify the poet who does not belong to the group of 20th century American and English Imagist poets. हमें आइडेंटिफाई करना है इनमें से वो कौन सा पोएट है जो कि 20th सेंचुरी के अमेरिकन और इंग्लिश इमेजिस्ट पोएट्स को बिलोंग नहीं करता. इसका क्या नाम है इनका? हिलेरी बिलॉक. हिलेरी बिलॉक जो है बी ऑप्शन. हिलेरी बिलॉक इज द पर्सन हु डज नॉट, जो नहीं बिलोंग करता किससे? 20th सेंचुरी के अमेरिकन पोएट्स और इंग्लिश पोएट्स में से नहीं है. ये 20th सेंचुरी के पोएट्स में से नहीं है. 22. Which of the following writers have written for children? इनमें से कौन सा राइटर है जिन्होंने बच्चों के लिए लिखा है? सबको पता है, मैंने पहले भी लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा वर्क इनमें से किसने लिखे हैं? सो ही इज़ वन एंड ओनली रस्किन बॉन्ड. ही इज़ अ चिल्ड्रन राइटर, इंडियन चिल्ड्रन राइटर, इंडियन ऑथर ऑफ, is the Indian author of British descent. ये एक इंडियन ऑथर थे और ही इज फेमस फॉर वर्क फॉर चिल्ड्रन. Question number 23. Wild Bodies was a satirical novel after First World War, England of the 20th century. It was written by Wild Bodies was a satirical novel after First World War. ये एक satirical novel है. नाम क्या है? Wild Bodies. ठीक है. सो ये वाइल्ड बॉडीज किसने लिखा है? इट इज रिटन बाय इवेलिन वॉ ने लिखा है ये नॉवल जिसका नाम है वाइल्ड बॉडीज. क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिवियल पोएम्स इज नॉट डैश एन एलिजी? जी क्या होती है बेटा? किसी की मौत पे या दुख पे लिखी जाती है. तो इनमें से कौन सी है जो कि
मेडिवल टाइम की एलिजी नहीं है. सो ऑप्शन विल बी द 4 zoas. सो और इसका एक और नाम भी है वोला, VO, एंड इट इज एन अनकम्प्लीटेड वर्क. ये एक अनकम्प्लीटेड वर्क है, अनकम्प्लीटेड वर्क बाय विलियम ब्लेक. अनकम्प्लीटेड वर्क बाय विलियम ब्लेक. और इसमें कितनी किताबें हैं? इट कंसिस्ट ऑफ 9 बुक्स. Question 25. Who among the following was not an Elizabethan satirist? कौन से ऐसे हैं जो एलिजाबेथन एज में सटायर नहीं लिखते थे? सो थॉमस लॉज थे, जॉन मार्स्टन थे, जॉर्ज भी थे, एंड जॉन रस्किन. ही डज नॉट बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज. ये नहीं बिलोंग करते. कौन सी एज को बिलोंग करते हैं? विक्टोरियन एरा को बिलोंग करते हैं. belongs to Victorian era. Question 26. Who is the author of essay The Russian Point of View? ऐसे है एक रशियन पॉइंट ऑफ व्यू. इनके ऑथर कौन है? ये बहुत फेमस वर्क है. किसका? वर्जीनिया वुल्फ का. शी इज अ मॉडर्न 20th century राइटर. मॉडर्न एरा की राइटर है वर्जीनिया वुल्फ. और इन्हीं के नाम से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत फेमस है. स्ट्रीम ऑफ मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का. ठीक है. नेक्स्ट है हु क्लेम दैट द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इन द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स. किसने ये बात कही है जो पोएट्री की लैंग्वेज है इसे ही लैंग्वेज ऑफ पोएट्री की लैंग्वेज को क्या कहते हैं? लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स. किसने बात कही है? क्लिंथ ब्रूक्स द वेल रोट अर्न. बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है, क्लिनेथ ब्रूक्स इन द वेल रोट अर्न. द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज रिटन बाय. लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसने लिखी है? जिन्होंने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म लिखा है. I.A. Richards. He is also famous for practical criticism. Question number 29. Lyric has been the most popular form of poetry. Lyric यानी सॉन्ग वाली जो पोएट्री है वो कब फेमस थी? गाने गाना, रोमांटिक सॉन्ग्स, रोमांटिक पोएम्स कौन सी एज में होती थी? रोमांटिक एरा में. सो रोमांटिक एरा इज फ्रॉम लेट 18 टू अर्ली 19th century. शुरू होती थी ये वाली एरा 1798 से, यानी कि लेट 18th century. Question 29. 30. Dr. Johnson's A Dictionary of the English Language was published in. डॉक्टर जॉनसन ने, मैंने बताया था आपको कि इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी जो है हमारी लैंग्वेज की किसने लिखी है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने. और उनकी डिक्शनरी उन्होंने कब पब्लिश की थी? कौन से साल में? 1755. और पूरी डेट है इसकी 15th अप्रैल 1755. So you can join us on English 360 degree YouTube channel, on our Telegram channel, Facebook channel and our Instagram. So you can download the A1 app now. Learn today to lead tomorrow. Thank you so much for being there with us, and you can contact us on the following number.